वीणावादिनी माँ शारदा के श्री चरणों में नमन। प्यारे विद्यार्थियों, एस मंगल क्लासेज एसएमसी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 4 सीरीज के वीडियो जारी हो चुके हैं। ये 5वां सीरीज है शिक्षण विधियों की, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है रीट के, सी टेट के, यूपी टेट के, एमपी टेट के, एस टेट के इत्यादि अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे बच्चों, आपका लगातार मुझे प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आपका प्यार मुझे लगातार मिलता रहेगा। बच्चों, जब आप पूरा के पूरा वीडियो देख लें, 20 प्रश्न प्रत्येक वीडियो में आपको दिए जा रहे हैं, तो जब पूरा वीडियो पूरा हो जाए तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो मैंने ये प्रश्न सॉल्व किए हैं, इनमें से कितने प्रश्नों को मैं परीक्षा में सही करके आ सकता था। तो आप उसकी संख्या अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे पता लग सके कि जिन विद्यार्थियों को मैं एक श्रेष्ठ आचार्य की ओर लेकर के चलना चाहता हूँ, वो विद्यार्थी परीक्षा में कितने प्रश्न ठीक करके आ सकते हैं। और मान के चलें कभी 10 प्रश्न आप ठीक करके आ रहे हैं, तो कभी 12 भी होने चाहिए, 15 भी होने चाहिए और बढ़ने चाहिए, और एक स्थिति में 20 में से 20 प्रश्न आपके क्या होने चाहिए, ठीक हो जाने चाहिए। तो चलिए बच्चों, 5वीं सीरीज का पहला प्रश्न मैं प्रारंभ करता हूं। और सीरीज 5 को प्रारंभ करने से पहले जो सीरीज 3 आपके बीच में दी थी, उस सीरीज 3 का प्रश्न नंबर 10 में आरटी के अंतर्गत जो सीसी पैटर्न लागू किया गया था, तो यहाँ आंसर बच्चों ठीक कर लें 2009। 2010 पिछले वाले वीडियो में बताया था, 2009 कर लीजिएगा। हाँ, 2010 में जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया हुआ है, तो यदि गजट नोटिफिकेशन की अपन बात करेंगे तो 2010 आंसर होगा, और इसको प्रारंभ करने की बात करेंगे तो 2009 होगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या है 18 इसी सीरीज की, और प्रश्न के 18 में लिखा है प्रकृति की ओर लौटो। यह किसने कहा था? तो आंसर गलती से हो गया था शंकराचार्य। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? प्लेटो। प्लेटो ने कहा था इस बात को कि प्रकृति की ओर लौटो। अब प्रारंभ करते हैं सीरीज 5 और सीरीज 5 का पहला प्रश्न। पढ़िए, पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण के विषय में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो बच्चों, इसका आंसर यदि पहला ऑप्शन देखें तो पर्यावरण के विषय में शिक्षा, यह भी स्पष्ट करता है। दूसरा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, यह भी स्पष्ट करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा, यह भी होता है। इसलिए आंसर यहाँ पर हो जाता है इसका उपरोक्त तीनों, यानी फोर्थ विकल्प इसका सही आंसर है बच्चों। प्रश्न नंबर 2, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय की शुरुआत किस आयोग की सिफारिश पर हुई? तो आपको ध्यान में है कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। जो पहला आयोग आया था बच्चों, राधा कृष्णन आयोग आया था 1948, जिसे शिक्षक आयोग भी कहा गया था, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा गया था, इसे उच्च शिक्षा आयोग भी कहा गया था, और इसने उच्च शिक्षा में काम किया था यहाँ पर। दूसरा आयोग आया जो खासतौर से माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने की बात कही थी, जिसने, वो था मुद्दालियर आयोग, और इसी मुद्दालियर आयोग ने सिफारिश रखी थी कि सामाजिक अध्ययन विषय की शुरुआत की जानी चाहिए। सिफारिश 1952-53 में की गई मुद्दालियर आयोग के द्वारा, और इस सामाजिक ज्ञान के रूप में इस विषय को जो प्रारंभ किया गया तो सन 1955 में प्रारंभ किया गया। तो यहाँ कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग और चट्टोपाध्याय कमीशन नहीं है इसके उत्तर। इसका उत्तर क्या है बच्चों? मुद्दालियर
आयोग है। मुतालिर आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। तीसरा प्रश्न है, गणित एक ऐसा मार्ग है जिसमें मन में तर्क की आदत स्थायी होनी चाहिए। लॉक का यह कथन, लॉक गणितज्ञ हुए हैं, लॉक का यह कथन किस मूल्य का उदाहरण है? मूल्य, इस परिभाषा को यदि हम पढ़ें तो कोई ना कोई मूल्य की ओर संकेत करती है, और मूल्य की ओर संकेत करती है तो तर्क की आदत स्थायी, जो आदत की बात करते हैं, जो प्रतिदिन रेगुलरिटी की बात करते हैं कि जब आपको 2 बजे पढ़ना है तो 2 बजे ही पढ़ना है, 3 बजे पढ़ने बैठना है तो 3 बजे पढ़ने बैठना है, सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक पढ़ना है, तो पढ़ना ही क्या हो जाती है? आदत बन जाती है। और आदत जब बन जाती है तो उसे कहते हैं अनुशासन। तो इस शब्दों की कनेक्टिविटी जोड़िए आंसर से। तर्क की आदत स्थायी हो जाती है, यानी रेगुलरिटी, जब हम कहते हैं नियमितता होनी चाहिए, स्थायी होना चाहिए, तो वो जो मूल्य है वो कौन सा मूल्य कहता है? अनुशासन कहता है तर्क के आधार पर आदत स्थायी होना। तो आंसर क्या हो गया इसका? अनुशासन मूल्य। बौद्धिक मूल्य नहीं है, कलात्मक मूल्य नहीं है, जीविकोपार्जन मूल्य नहीं है। तो लोग की यदि ये परिभाषा आपसे परीक्षा के अंदर पूछ ली जाए और पूछ लिया जाए कि किस मूल्य का उदाहरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुशासन मूल्य या अनुशासनात्मक मूल्य। चौथा देखें, जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होते हैं। आपने देखा होगा कि जो मोर होते हैं, मयूर होते हैं, उनके सिर पर एक मुकुट होता है, शोभायमान होता है, और सर्पों के सिर पर मणियां होती हैं। तो जो स्थिति मयूरों के सिर पर मुकुट की होती है, वही स्थिति सर्पों के सिर पर मणियों की होती है। वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। तो गणित को, जैसे मयूरों के सिर पर मुकुट और सर्पों के सिर पर मणियां होती, उसी प्रकार विज्ञानों में भी जो सर्वोच्च स्थान दिया गया वो किसको दिया गया है? गणित को दिया गया है। यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा दिया हुआ है? तो क्या हब्स का कथन है? ये नहीं। शुल्त्ज का कथन है? नहीं। वेदांग ज्योतिष, जैसा देखिए शब्द जुड़ जाएगा अब आपके पास यहाँ पर, वेदांग नाम से परिचित, वेदांग नाम से परिचित है। तो यहाँ जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? वेदांग ज्योतिष। ये कथन है वो वेदांग ज्योतिष का है, आगमन का नहीं है। आगमन का तो ध्यान में आपको सभ्यता और संस्कृति के दर्पण की बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। विज्ञान की भाषा होती है। अब विज्ञान की जो भाषा होती है वो किस प्रकार की होती है? क्या संकेतात्मक होती है? क्या अक्षरात्मक होती है? क्या प्रतीकात्मक होती है? या फिर उपरोक्त तीनों प्रकार की होती है? तो फिर ध्यान में आता हो कि संकेतात्मक जो भाषा होती है वो गणित की होती है, अक्षरात्मक जो भाषा होती है वो भाषा की होती है, और प्रतीकात्मक जो भाषा होती है वो विज्ञान की होती है। जैसे आप केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं AlCaPOF, इस प्रकार के संकेत दिए होते हैं, और ये संकेत दिए होते हैं तो संकेत के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि एल्युमिनियम कौन सा है, पोटेशियम कौन सा है, ऑक्सीजन कौन सा है, नाइट्रोजन कौन सा है, केवल संकेत के माध्यम से समझ जाते हैं। इसी प्रकार अपन देखें तो फिजिक्स में भी यू जैसे दे दिया जाता है तो यू सिंबल हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रारंभिक वेग का सिंबल है। वी दे दिया जाए तो समझ जाते हैं कि ये अंतिम वेग का सिंबल है। ए दे दिया जाए तो एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण की बात करते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? प्रतीक कहलाते हैं। इसलिए विज्ञान की भाषा क्या होती है बच्चों? संकेतात्मक ना होकर के क्या होती है? प्रतीकात्मक होती है। प्रतीक दर्शाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों के परिमाण के संबंध में बताया जाता है वह है। वापस प्रश्न को पुनरावृत्ति करें। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों के परिमाण के संबंध में बताया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है मापन, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है जांच, और चौथा है परीक्षा। तो जरा देखिए इसका आंसर कहाँ, किन शब्दों के साथ जुड़ेगा? यहाँ पर विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों की जब बात करते हैं, वहां पर पता लगाने की बात करते हैं, वहां पर
तब तो हमें मूल्यांकन नजर आता है। लेकिन आगे एक शब्द हमें और दे दिया, परिमाण के संबंध में। जब परिमाण की बात होती है बच्चों, तो वहां मूल्यांकन न होकर क्या हो जाता है, मापन हो जाता है। तो जहां परिमाण है, जिसमें केवल परिमाण का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यदि परीक्षा में आए तो जल्दीबाजी में नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों जैसे ही दिखेंगे तो मूल्यांकन नजर आएगा, लेकिन साथ में एक शब्द और है, उसको भी आपको गौर करना है, परिमाण। और परिमाण की जब बात होगी तो वो क्या होगा, वहां पर मापन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे परीक्षण जिसके द्वारा छात्रों को वर्गीकृत किया जाता है उसमें विशेषता निहित है। यानी विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने की विशेषता। हम एक ऐसा परीक्षण काम में ले रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो निम्न स्तर के बच्चे हैं उनको हम अलग कर सकें, मध्य स्तर के बच्चे उनको अलग कर सकें, और उच्च स्तर के बच्चे हैं वो उनको अलग कर सकें। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है वैधता, और वैधता का मैं आज से पहले भी आपको बता चुका हूँ, वैधता का आशय होता है उद्देश्य आधारित परीक्षण। तो यहाँ उद्देश्य की बात नहीं की जा रही है, वस्तुनिष्ठता जिसका उत्तर केवल और केवल एक दिया जा सके, एक ही उत्तर हो, वो वस्तुनिष्ठता है। तो यहाँ वस्तुनिष्ठता की बात भी नहीं की जा रही है। विश्वसनीयता, एक परीक्षक बार बार उसी समूह पर उस परीक्षण को प्रसारित करके जांच करे और परिणाम जब एक ही आता है तो विश्वसनीयता होती है, इसलिए विश्वसनीयता की बात भी नहीं की जा रही है। तो चौथा ऑप्शन सीधा सीधा रहा है विवेदनशीलता। और वर्गीकृत कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, और अलग अलग कर रहे हैं तो उसे अपन कहते हैं विभेद करना। विभेद माने अंतर करना, और अंतर करना यानी विवेदनशीलता। इसका आंसर हो गया। 8वां प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है। उपलब्धि परीक्षण हम क्यों बनाते हैं, क्या उद्देश्य है उसका। तो 4 ऑप्शन इसके। पहला, प्रचलित पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करना। जो हमारे पास में पाठ्यक्रम है, वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसमें यदि हम आवश्यक परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर हमें उपलब्धि परीक्षणों का सहारा लेना होगा। दूसरा है शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। शिक्षण विधियों, अध्यापक जिन जिन शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं उन वो बच्चों के बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो इसका हम पता लगाएंगे तो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तीसरा है शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना। शिक्षक की कार्यकुशलता का भी हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, उपरोक्त तीनों। शिक्षक कितने सुंदर ढंग से पढ़ाता है, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता ठीक तरीके से है या नहीं, प्रचलित पाठ्यक्रम आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तीनों उद्देश्य हैं उपलब्धि परीक्षण के, इसलिए आंसर बच्चों क्या हो गया, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन कब किया गया। तो इस प्रश्न के संदर्भ में आपको बात कहूं कि कई पुस्तकें अलग अलग उत्तर देती हैं, तो यहाँ भ्रम हो जाता है, भ्रम में हो जाते हैं हम लोग। तो सही आंसर अब यहाँ ध्यान में रख लीजिएगा, जो ऑथेंटिक किताबें, जो अच्छी किताबें हैं, उन कई किताबों को कंसल्ट करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं अब कि जो रक्षा प्रतिमान रिचर्ड सचमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और यह सही आंसर है बच्चों 1962। 1960 नहीं है, 1954 नहीं है, 1953 नहीं है, 1955 नहीं है। आंसर क्या होगा इसका, 1962। यानी रक्षा प्रतिमान यदि आपसे पूछा जाए तो 100% अपने पास इसके अच्छी किताब के एविडेंस है, इसलिए आंसर क्या करना, 1962। नेक्स्ट, बुलेटिन बोर्ड का मुख्य उपयोग है। बुलेटिन बोर्ड का जो मुख्य उपयोग होता है वो क्या होता है, छायाचित्रों का प्रकाशन। जो हमारे छायाचित्र फोटोग्राफ्स होते हैं उनको हम प्रकाशन करते हैं क्या बुलेटिन बोर्ड पर, नहीं। छायाचित्रों का प्रकाशन फ्लालेन बोर्ड पर किया जाता है, बुलेटिन बोर्ड पर नहीं। दूसरा है दिन प्रतिदिन की सूचनाओं का प्रकाशन। अब सूचनाओं का जब हम प्रकाशन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है, उसे कहते हैं नोटिस बोर्ड। नोटिस जो होती है, सूचनाएं होती हैं, उनका प्रकाशन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा है दिन प्रतिदिन के समाचारों का प्रकाशन। यस, बुलेटिन जो होते हैं वो समाचार होते हैं, और उन समाचारों का प्रकाशन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये आपको ध्यान में आता हुआ, आपके जो प्रार्थना स्थल होता है हमारा, वहां पर एक ब्लैक बोर्ड होता है। प्रतिदिन उस पर हमारे अध्यापक या विद्यार्थी
समाचार, मुख्य मुख्य समाचार उस पर लिखते हैं, तो वो बोर्ड कौन सा कहलाता है? बुलेटिन बोर्ड कहलाता है। तो आंसर इसका बच्चों क्या हो गया यहाँ पर? तीसरा हो गया। क्योंकि पहला दूसरा नहीं, इसलिए उपरोक्त तीनों की बात कर ही नहीं सकते अपन, तो आंसर क्या है इसका? थर्ड। प्रश्न नंबर 11, पाठ्य योजना निर्माण का विचार किस विषय से लिया गया है? पाठ्य योजना निर्माण का विचार किस विषय से लिया गया है? दर्शन से लिया गया है, मनोविज्ञान से लिया गया है, समाजशास्त्र से लिया गया है, पशुशास्त्र से लिया गया है। तो ध्यान में आता होगा कि पाठ्य योजना का जो निर्माण की बात कही गई है, उसके विचार की बात कही गई है, वो किसके द्वारा कही गई थी? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा कही गई थी। और गेस्टाल्टवादी बर्तीमर, कोफका और कोयलर, इन तीनों ने गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत को ध्यान में रख करके कहा था कि यदि हमारे अध्यापक को कक्षा कक्ष में पूर्ण कार्य करना है तो उसे सभी को सम्मिलित करते हुए कक्षा कक्ष की योजना बना लेनी चाहिए। ऐसा विचार जो दिया गया था वो किसके द्वारा? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। और गेस्टाल्टवादी कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। इसलिए आंसर क्या है बच्चों? उसका सेकंड आंसर है मनोविज्ञान। 12वां प्रश्न, पाठ्य योजना की प्रकृति होती है। नेचर ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान की प्रकृति कैसी होती है? क्या ये दृढ़ता होती है, दृढ़ होती है, लचीली होती है, बाध्यकारी होती है, या सांकेतिक होती है? तो पाठ्य योजना की प्रकृति के संदर्भ में देखें, सांकेतिक तो होती नहीं क्योंकि उसमें पूरा लिखा जाता है। बाध्यकारी जबरदस्ती उसमें नहीं किया जा सकता, दृढ़ता भी उसके अंदर नहीं होती, रिजल्ट नहीं होती है। अपन जानते हैं कि जब हम पाठ्य योजना एक दिन पहले से एक टेंटेटिव प्रोग्राम है हमारे पढ़ाने का, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। एज इट इज रिजिड नहीं हुआ जा सकता कि जो प्रश्न हमने उसमें लिखा है, जैसी स्थिति में लिखा है वैसी स्थिति में हम वहां जाकर देखें कि वहां परिस्थिति स्थितियां बदल सकती हैं, और बदल सकती है तो हमें क्या करना होगा? लचीलापन लाना होगा। तो यहाँ आंसर है इसका लचीली। जो पाठ्य योजना की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? लचीली होती है। 13वां प्रश्न पढ़ें, शिक्षण उद्देश्यों का संबंध प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी शिक्षण जो उद्देश्य हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका रिलेशन है वो किससे होता है? यहाँ पर प्रस्तावना से होता है, अधिगम प्रक्रिया से होता है, सहायक सामग्री से होता है, या उद्देश्य कथन से होता है। 4 विकल्प हैं आपके पास। पहले विकल्प की बात करें, क्या प्रस्तावना से होगा शिक्षण उद्देश्य? क्या शिक्षण उद्देश्य प्रस्तावना से प्राप्त किए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रस्तावना जो होती है वो पूर्व ज्ञान आधारित होती है, जो पहले से ही बच्चे को जानकारी होती है उसी से हम पूछते हैं। दूसरा ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में हम वही पढ़ाते हैं, एक शिक्षक वही पढ़ाता है जो उसने सोचा हुआ होता है कि हमें मुझे बच्चों को क्या क्या प्राप्त कराना है, और ये क्या क्या प्राप्त कराना है यही क्या कहलाते हैं? शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है। फिर भी आगे तीसरा चौथा ऑप्शन देख रहे हैं तो सहायक सामग्री से नहीं, सहायक सामग्री शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त प्रत्यक्ष रूप से नहीं कराती, अप्रत्यक्ष रूप से जरूर कराती है। और चौथा उद्देश्य कथन भी इनको प्राप्त नहीं कराता। उद्देश्य कथन तो हमारा जो पाठ होता है, जो प्रकरण होता है उसके लिए किया जाता है। इसलिए अधिगम प्रक्रिया जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं? शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो शिक्षण उद्देश्यों का सीधा सीधा सा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध जो होता है वो किसके साथ होता है? अधिगम प्रक्रिया के साथ में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्य का सही क्रम है। भावात्मक और क्रियात्मक की बात हम पहले कर चुके हैं। तीनों का जो उद्देश्य, इनका सही क्रम आपको याद रखना है। परीक्षा में इन तीनों में से एक ना एक जरूर आता है। इसलिए अब यहाँ तीसरा आया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य का सही क्रम। ज्ञानात्मक उद्देश्य किसके द्वारा दिया गया था? B.S. ब्लूम के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। तो इन्होंने 4 इसके उद्देश्यों की बात इसके अंदर कही थी। वो 6 उद्देश्यों की बात कही थी। वो 6 उद्देश्य कौन से हैं? पहला, क्रम से लगाने हमें, ये 6 उद्देश्य दे रखे लेकिन क्रम को ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है संश्लेषण, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है ज्ञान उपयोग, छठा है मूल्यांकन। नहीं, ज्ञान बोध के बाद आता है ज्ञान उपयोग, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखें, आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन, चर्यावान। ये तो भावात्मक उद्देश्यों का सही क्रम है, इसलिए ज्ञानात्मक का नहीं हो सकता।
तीसरा ज्ञान बोध ज्ञान उपयोग संश्लेषण विश्लेषण मूल्यांकन, और चौथा ऑप्शन है ज्ञान बोध ज्ञान। ये तीन तो मिल रहे हैं, अब यहाँ संश्लेषण विश्लेषण और चौथे में विश्लेषण संश्लेषण, छठा तो मूल्यांकन अपने यथा स्थान पर है, अंतिम मूल्यांकन होता है। यहाँ बहुत जल्दीबाजी में प्रश्न का उत्तर नहीं गलत करना, कंफ्यूज नहीं होना। संश्लेषण विश्लेषण नहीं होता, विश्लेषण संश्लेषण होता है। ये बिल्कुल ध्यान में रख लो इस बात को, नहीं तो परीक्षा में प्रश्न गलत होगा ही होगा, जल्दीबाजी में प्रश्न गलत होगा, इसलिए ध्यान रखो। ज्ञान बोध ज्ञान उपयोग पहले विश्लेषण होता है, और जो मैंने वीडियो 2 में आपको कहा था सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, तो जो सरस्वती का भंडार है, जो विद्या रूपी भंडार है, उसकी बड़ी बड़ी विचित्र बात है कि उसको जितना ज़्यादा हम खर्च करते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो विश्लेषण यानी बांटना होता है ज्ञान को, जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा, इसलिए पहले विश्लेषण और उसके बाद संश्लेषण। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, फोर्थ विकल्प है। परीक्षा में भी आएगा तो तीसरे चौथे में चौथे विकल्प पर आपको नजर आने लगेगा। 15वां प्रश्न पढ़ें, किसी विषय के अध्ययन की स्वव्यवस्थित विधि नहीं है। किसी विषय के अध्ययन की स्वव्यवस्थित विधि नहीं है, यानी एक सिस्टम से चलने वाली विधि, पहले से निर्धारित करने वाली विधि कि पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना। तो ये जरा देखें, चार विकल्प क्या है, मस्तिष्क मंथन है, दूसरा है दल शिक्षण, तीसरा है प्रायोजना और चौथा है प्रोक्ति। अब यदि हम देखें तो स्वव्यवस्थित नहीं है। प्रायोजना के अंदर आपने स्टेप पढ़े हैं बच्चों, और जब उन स्टेप को देखा है तो पहला स्टेप पहले ही पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा करना पड़ेगा, उसके बाद तीसरा करना पड़ेगा, उसके बाद चौथा करना पड़ेगा। तो एक सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, इसलिए इसे स्वव्यवस्थित विधि कहा गया है। दल शिक्षण में भी व्यवस्था पूरी उसी तरीके से करनी पड़ती है, हमें योजना बनानी पड़ती है। प्रायोजना में भी योजना बनानी पड़ती है, दल शिक्षण में भी हमें क्या करनी होती है, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। दल शिक्षण की योजना बनाना ये पहला स्टेप है इसका। इसी तरीके से प्रायोजना के अंदर भी आपने देखा होगा कि पहला जो परिस्थिति का निर्माण है, और दूसरा है योजना का चयन, तीसरा है योजना का कार्यक्रम बनाने, वो योजना हमें पहले से बनानी पड़ती है, तो वहाँ सुव्यवस्थित रूप से चलना पड़ता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, मस्तिष्क मंथन। मस्तिष्क मंथन एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में कहीं भी किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। इसका उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, इसलिए यह स्वव्यवस्थित नहीं है, क्योंकि कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। 16वां प्रश्न, इसका उत्तर आप आराम से दे सकते हैं, आसानी के साथ दे सकते हैं। बालकों में कलात्मक रुचि का विकास होता है, यानी इन चारों विकल्पों में से ऐसी कौन सी तकनीकी है जिसके द्वारा बालकों में कलात्मक रुचि का विकास होता है, आर्ट डेवलप होती है बच्चों के अंदर, इंटरेस्ट आता है बच्चों के अंदर उस आर्ट को डेवलप करने में। तो पहला है मस्तिष्क मंथन, मस्तिष्क मंथन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बालकों की कलात्मक रुचि का विकास नहीं हो सकता। इसमें तो मस्तिष्क मंथन के माध्यम से किसी समस्या के निष्कर्ष तक, समाधान के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। पैनल चर्चा में भी कोई कलात्मक रुचि नहीं है। पैनल चर्चा के अंदर भी आपको मालूम है कि दो या दो से अधिक अध्यापक परस्पर विद्यार्थी के समक्ष चर्चा करते हैं, जिसमें कोई कलात्मक रुचि की बात नहीं होती। अभिनय विधि से, और चौथा ऑप्शन है पर्यटन। अभिनय विधि में आपको ध्यान में आता है कि जो कला है, जो कलाकार है वही अभिनय कर सकता है। कक्ष का प्रत्येक विद्यार्थी अभिनय में भाग ले सके ऐसा संभव नहीं है। तो अभिनय में आपने देखा होगा कि अभिनय करना भी एक कला है, और जो हर किसी में नहीं होती। तो बच्चों में कलात्मक रुचि का विकास होगा, किससे होगा, अभिनय विधि से होगा, पर्यटन से भी नहीं होगा। पर्यटन में भी कोई आर्ट की बात हम नहीं करते, लेकिन हाँ प्रत्यक्ष अनुभवों की जब बात करते हैं तो पर्यटन आता है, लेकिन जब हम कलात्मक रुचि की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, अभिनय विधि हो जाता है। 17वां प्रश्न है, पर्यटन विधि का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का विकास करना, मौलिकता का विकास करना, संवेगों का अभिप्रेरण, और चौथा ऑप्शन है कई विषयों का एक साथ शिक्षण। पर्यटन विधि का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। तो पहला सामान्य बुद्धि का विकास करना, बिल्कुल
जो हमारे सामान्य बुद्धि हैं उनको प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तीव्रता लाना चाहते हैं, स्थायी ज्ञान कराना चाहते हैं, तो ये उसका उद्देश्य है, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है। दूसरा, मौलिकता का विकास करना, बिल्कुल मौलिकता, नवीनता का विकास करना, कुछ नयापन लेकर आना। हम जानते हैं कक्ष में जो दैनिक प्रक्रिया है, ये जो पर्यटन है, वो कुछ आराम पहुंचाता है उससे, उसमें कहीं ना कोई कुछ नयापन बच्चे को मिले, देखने को मिले, इसलिए मौलिकता का विकास करना भी उसके अंदर है। संवेगों को अभिप्रेरणा भी इस पर्यटन के माध्यम से मिलती है। तो यहाँ तीनों तो इसके उद्देश्य हैं, लेकिन चौथा उद्देश्य कई विषयों का एक साथ शिक्षण करना संभव नहीं है पर्यटन के द्वारा। यदि हम सामाजिक की बात करें तो सामाजिक की बात करें, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की बात करेंगे यहाँ पर। तो कई विषयों का एक साथ शिक्षण करना इसका मनोवैज्ञानिक उद्देश्य नहीं है। चौथा विकल्प यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विचार गोष्ठी में सामान्यतः भागीदारों की संख्या होती है। जो विचार गोष्ठी होती है, हमारी सेमिनार होती है, और सेमिनार में क्योंकि परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, पैनल चर्चा में एक आदर्श पैनल जो होता है उसमें कितने सदस्य रखे जाते हैं। ये प्रश्न आपकी तृतीय श्रेणी के अध्यापक की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो वहां उसका आंसर था 4 से 6 सदस्य। लेकिन अब यहाँ 4 से 6 सदस्य करके मत आ जाना। यह जैसे पैनल चर्चा सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि का रूप था, वैसे विचार गोष्ठी भी सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि का रूप है। किंतु 4 से 6 सेमिनार जब हम देखते हैं तो सेमिनार में केवल 4 से 6 सदस्य नहीं होते, 8 से 10 भी नहीं होते, 40 से 50 भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए न्यूनतम जो रखे हैं कितने रखे, 25 रखे हैं, और अधिकतम जो संख्या रखी गई वो 40 रखी गई। 40 से जब ज़्यादा सदस्यों की संख्या हो जाती है तो फिर अनुशासनहीनता की संभावना बढ़ना प्रारंभ हो जाती है वहाँ पर। तो आंसर इसका करके आइएगा, यदि अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। विचार गोष्ठी में सामान्यतः भागीदारों की संख्या 25 से 40 के मध्य रखी जाती है। प्रश्न नंबर 19, बालकों में नेतृत्व एवं अनुशासन की भावना का विकास किस विधि से होता है। बालकों में नेतृत्व और अनुशासन की भावना, दो बातें आ रही इसके अंदर, ध्यान में रखना। अब जरा ऑप्शन पढ़ लें अपन। पहला ऑप्शन है प्रायोजना से, दूसरा है खेल विधि से, तीसरा है अभिक्रमित अनुदेशन से, और चौथा है एक व दो दोनों। बताइए इसका क्या आंसर होगा। दोनों बातें होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता का विकास होना चाहिए और अनुशासन की भावना का भी विकास होना चाहिए। क्या प्रायोजना में नेतृत्व होती है? बिल्कुल होता है, क्योंकि समूह में बच्चे काम करते हैं, और जब समूह में काम करते हैं तो कोई ना कोई उनका ग्रुप लीडर होता है, तो नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। क्या अध्यापकों का मार्गदर्शन बच्चों को मिलता रहता है? अध्यापक साथ में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो अनुशासन की भावना का विकास भी होगा। यदि अनुशासन की भावना का विकास नहीं होगा तो प्रायोजना कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसलिए अनुशासन मस्ट है, आवश्यक है। सेकंड है खेल विधि से। खेल विधि से क्या नेतृत्व क्षमता का विकास होता है? बिल्कुल होता है। अपन जानते हैं कोई ना कोई कैप्टन होता है, कप्तान होता है, और कप्तान होता है तो लीड करता है, लीडरशिप देता है अपने अन्य साथियों को। क्या अनुशासन की भावना का विकास होता है? बिल्कुल। खेल में यदि अनुशासन नहीं होगा तो फिर अनुचित साधनों के प्रयोग की आशंका वहां पर आ जाएगी, और वो खेल फिर खेल नहीं रहेगा, अनुशासनहीनता से ओतप्रोत हो जाएगा वहां पर। इसलिए अनुशासन भी मस्ट होता है। तीसरा ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन से। अब यहाँ अभिक्रमित अनुदेशन में ना तो कहीं लीडरशिप ग्रुप की बात की जा रही है, तो नेतृत्व भी नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी अपना अपना काम करते हैं, और ना ही अनुशासन की बात की जा सकती है। इसके अंदर अनुशासन की भावना का विकास भी नहीं होता, क्योंकि इसमें दोष है इसका। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत अध्यापक की अनुपस्थिति होने के कारण, चूंकि प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक इसमें उपस्थित नहीं होते, इसलिए उपस्थिति न होने के कारण विद्यार्थियों के लक्ष्य से भटकने की संभावना बनी रहती है, अर्थात अनुशासनहीनता की संभावना बनी रहती है। तो आंसर यहाँ पर पहला और दूसरे में नेतृत्व और अनुशासन है। इसलिए बच्चों आंसर क्या हो गया यहाँ पर? फोर्थ हो गया विकल्प, पहला और दूसरा दोनों। लास्ट और अंतिम प्रश्न इस सीरीज का,
ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी अध्यापक की अनुपस्थिति में सीखता है वह है, यानी अध्यापक नहीं है, विद्यार्थी उसमें सीख लेता है। तो अभी प्रश्न नंबर 19 में मैंने अभी आपको बता दिया इसका उत्तर। इसमें अब आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में अध्यापक होता है और अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है, कुशल मार्गदर्शक होता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में भी अपन देखें तो अध्यापक साथ में ही होता है, अलग नहीं होता। तीसरा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि में अध्यापक नहीं होता, क्योंकि अध्यापक की अनुपस्थिति में ही विद्यार्थी सीखते हैं। तो चौथा विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे में अध्यापक होता है। तो केवल और केवल आंसर क्या है इसका? तीसरा विकल्प है उत्तर का इसका। इस तरीके से ये 20 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। अब तक आपके पास ये 100 प्रश्न पहुंच चुके हैं। इन 100 प्रश्नों को वापस से बच्चों आप रिवाइज करेंगे। मैंने फर्स्ट सीरीज में भी आपको कहा था, फिर मैं आपको कह रहा हूँ परीक्षा में प्रश्न इन्हीं में से होंगे। और एका शब्द इधर उधर हो सकता है, और जब एका शब्द इधर उधर होगा तो आंसर बदलेगा, तो वहाँ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर डालें कि आपके जो प्रश्न के उत्तर हैं, जैसे 20 प्रश्न आप, ये आपको मैं उत्तर नहीं बताता और आप स्वयं इनको सॉल्व करते, तो कितने प्रश्न के उत्तर आप सही कर सकते थे, वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद बच्चों। निरंतर प्रगति करते रहें, उन्नति करते रहें, उन्नति के रास्ते पर हमेशा बढ़ते रहें और एक श्रेष्ठ अध्यापक के रूप में आप मुझे मिलें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत एक बार पुनः आभार।